बाकिडो मांगा का पार्ट 2 शुरू होता है। हम एक जापान की साइंस फैसिलिटी को देखते हैं जो कि एक किसी टावर की तरह बनाई गई होती है जिसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है। इस साइंस लैब या टावर को देखकर लगता है कि इसे बनाने में अरबों रुपयों का खर्चा आया होगा। इस साइंस लैब में हम देखते हैं मिस्टर टोकुगावा पहुंच चुके हैं जो कि यहाँ पर किसी तरह के साइंस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर मिस्टर टोकुगावा का एक सीक्रेट विजिट होता है, इसीलिए उनका एक कोड नेम भी रखा गया होता है जिसमें टोकुगावा को गोरोकू के नाम से बुलाया जाता है। ये साइंस एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए यहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आए होते हैं। प्राइम मिनिस्टर टोकुगावा से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जापान का प्राइम मिनिस्टर बन पाता, ये सब आपकी कृपा है कि मैं जापान का प्राइम मिनिस्टर बना। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर टोकुगावा के सामने एक ऊंची जगह पर खड़े होते हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को नीचे आकर झुककर रहने के लिए कह दिया जाता है, जिसे सुनकर प्राइम मिनिस्टर जो ऊंची जगह पर खड़े होते हैं वो तुरंत ही वहाँ से नीचे कूद जाते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं होती, उसे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर बुलाया गया होता है। खैर साइंस लैब में जमीन से लगभग 350 मीटर नीचे सीक्रेट साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, इसीलिए टोकुगावा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ अंदर ले जाने लगते हैं, जहां पर एक डॉक्टर उन दोनों को 350 मीटर अंडरग्राउंड एक दरवाजे से ले जाने लगता है। लिफ्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर सोच रहे होते हैं कि आखिर जमीन के नीचे ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसे पूरी दुनिया से सीक्रेट रखा गया, आखिर ऐसा यहाँ क्या हो रहा है। साइंस लैब के 350 मीटर अंडरग्राउंड पहुंचने के बाद टोकुगावा की मुलाकात डॉक्टर जॉन से होती है जो कि इस साइंस लैब के लीडर होते हैं और वो ही सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे होते हैं। इस लैब के अंडर जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर काम कर रहे हैं उनके स्किल सेट को टॉप पर माना जाता है। मतलब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, जिसके लिए यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर इस साइंस फैसिलिटी में काम कर रहे हैं। साइंस लैब में 350 मीटर नीचे पहुंचने के बाद यहाँ प्राइम मिनिस्टर जब अपने चारों ओर देखते हैं तब उन्हें बहुत बड़ी साइंस लैब दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आज तक उन्होंने इसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं। यहाँ पर टोकुगावा प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन का काम किया जाता है, वो भी बहुत बड़े लेवल पर। सो प्राइम मिनिस्टर टोकुगावा से पूछते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए तुम्हें इतनी बड़ी लैब बनानी पड़ी। जिस पर टोकुगावा बताते हैं कि हम यहाँ पर इंसान बनाते हैं, हम यहाँ पर एक महान शख्स का क्लोन बना रहे हैं, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद हम एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर एक मम्मी रखी होती है जिसके ऊपर जापानीज वॉरियर वाला कवच भी लगा हुआ होता है। ऑब्वियसली ये मम्मी लीजेंडरी तलवारबाज मियामोटो मुसाशी की होती है। यहाँ टोकुगावा प्राइम मिनिस्टर को इस लीजेंडरी तलवारबाज के बारे में बताते हैं कि ये मम्मी जो तुम देख रहे हो ये बॉडी मियामोटो मुसाशी की है, हम इसे यहाँ पर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर प्राइम मिनिस्टर कहता है अगर आप लोग इसका क्लोन बनाने जा रहे हो तो ये एक नेशनल इंसिडेंट हो जाएगा, लेकिन आप लोग ये क्लोनिंग कैसे करोगे। यहाँ पर डॉक्टर जॉन सभी को बताते हैं कि मैंने इस मम्मी की रीढ़ की हड्डी से कुछ हेल्दी ब्लड सेल्स निकाले थे जिसके डीएनए पर हम लोग रिसर्च कर रहे थे और इसी की वजह से हम लोग मियामोटो मुसाशी के शरीर की क्लोनिंग करने में कामयाब हो गए। मियामोटो का रिवाइवल होने में अब थोड़ा सा ही वक्त बचा है। खैर इसके बाद हम एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग चैम्बर या फिर एक आर्टिफिशियल गर्भाशय को देखते हैं जिसमें मुसाशी मियामोटो का शरीर लगभग पूरी तरह से बन चुका होता है, उसकी बर्थ कुछ ही दिनों में हो जाएगी। इसके बाद हम एक जगह को देखते हैं जिस जगह को मुसाशी हिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मुसाशी मियामोटो की लाश को 1645 में दफनाया गया था, लेकिन यहाँ से मुसाशी मियामोटो की डेड बॉडी यहाँ से कुछ समय बाद गायब हो गई थी। 1986 में हम एक जवान साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन को देखते हैं जो कि एक म्यूजियम में डायनासोर टीरेक्स के कंकाल को या फिर जीवाश्म को देख रहे होते हैं। डॉक्टर जॉन टीरेक्स की रीढ़ की हड्डी को बीच से काट कर देखना चाहते थे और उसके अंदर के मटेरियल पर रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन म्यूजियम वाले उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। इस टाइम साइंस की दुनिया में कंकालों या जीवाश्म को सिर्फ ऊपर से ही एग्जामिन किया जाता था।
यहाँ पर डॉक्टर जॉन के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि आखिर सभी साइंटिस्ट इन पुराने कंकालों को बीच से काटकर क्यों नहीं देखते, जबकि मैं जानता हूँ बाहर की हड्डी किसी काम की नहीं होती, जैसे अंडे के बाहर का छिक्कल किसी काम का नहीं होता। मैं हमेशा से जानता था कि मेरी कई बातें गलत नहीं हैं। एक दिन ये बात पूरी दुनिया जान जाएगी। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब हम इन कंकालों को अंदर से एनालाइज कर पाएंगे। फिर एक समय ऐसा आया जब इंसानों ने डीएनए, एमिनो एसिड, ब्लड सेल्स की खोज की, जिसके बाद ही हम जेनेटिक स्ट्रक्चर को करीब से समझ पाए और इन कंकालों से प्रोटीन रेप्लिकेट करने में सक्सेसफुल हो पाए। डायनासोर्स की क्लोनिंग करना अब कोई सपना नहीं रह गया, ये सपना कभी भी सच हो सकता है। 2005 में मैंने अपनी रिसर्च को पब्लिकली अनाउंस कर दिया था, जिसके बाद मेरी मुलाकात टोकुगावा के असिस्टेंट से हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं उस समय मिस्टर टोकुगावा पर्सनली डॉक्टर जॉन से मिलते हैं उनकी रिसर्च की वजह से। सो यहाँ पर टोकुगावा जॉन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक इंसान का क्लोन बनाओ, मतलब मैं मियामोटो मुसाशी का क्लोन बनाना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसा कर पाओगे डॉक्टर जॉन? यहाँ पर डॉक्टर जॉन टोकुगावा को बताता है कि मैंने मियामोटो मुसाशी के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। मुसाशी मियामोटो को समुराई की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रेट माना जाता है, उन्हें स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता है। डॉक्टर जॉन टोकुगावा से ये भी कहते हैं कि मैं उस कंकाल की कंडीशन को देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज्यादा सड़ चुका है। जिस पर टोकुगावा डॉक्टर जॉन से कहते हैं कि वो सिर्फ एक कंकाल नहीं है जैसे डायनासोर्स के होते हैं, वो एक मम्मी है जिसे हमने लगभग सड़ने से रोक लिया था। उसकी हालत बिल्कुल जिंदा लाश जैसी है, तुम देख के चौंक जाओगे। जिसके बाद टोकुगावा जॉन को उसी रिसर्च फैसिलिटी में ले जाते हैं जो कि जमीन से 350 मीटर नीचे होती है। यहाँ पर डॉक्टर जॉन इस रिसर्च लैब को देखकर कहते हैं कि मैंने काफी सारी रिसर्च लैब देखी हैं, लेकिन इस रिसर्च लैब जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। मुसाशी मियामोटो की बॉडी को एक ठंडे डार्क चैम्बर में रखा गया होता है जिससे मियामोटो की बॉडी सड़ ना जाए। जैसे हमने पिकल की बॉडी बर्फ में जमी हुई देखी थी, जिसकी वजह से पिकल कई हजारों सालों से सड़ा नहीं था और हम उसे आज जिंदा देख सकते हैं। खैर डॉक्टर जॉन को रिसर्च करने के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी और सपोर्ट पहले कभी भी नहीं मिला होता है, लेकिन मिस्टर टोकुगावा की वजह से डॉक्टर जॉन के पास अब वो सब कुछ है जिससे वो एक खतरनाक रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जॉन इतना ज्यादा खुश होता है कि वो मिस्टर टोकुगावा को गले लगाते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ मुसाशी मियामोटो को इस दुनिया में वापस जरूर लेकर आऊंगा। जिस पर टोकुगावा कहते हैं कि कहीं तुम बाद में हमें धोखा तो नहीं दोगे, क्योंकि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना मतलब भगवान के खिलाफ जाना होता है। जिस पर डॉक्टर जॉन मिस्टर टोकुगावा से कहते हैं कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, इस काम को करने के लिए मैं भगवान को भी धोखा दे सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं मुसाशी मियामोटो को जिंदा करके ही मानूंगा। और यहीं पर बाकीडो मांगा का पार्ट 2 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किसी वजह से दुनिया भर में अंडरग्राउंड फाइटर्स बोर हो चुके हैं, उन्हें किसी तरह की इस दुनिया में प्रेजेंस महसूस हो रही है और डॉक्टर जॉन आखिर कैसे मुसाशी मियामोटो का क्लोन बनाने पर काम कर रहे हैं। क्या वो मुसाशी मियामोटो का क्लोन बना पाएंगे? ये सब तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। खैर हम मिलते हैं बाकीडो मांगा के पार्ट 3 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।